हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए 45 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि आधारित हैं सूचना का अधिकार एवं बौद्धिक संपदा पर। दोस्तों, यह टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि यह प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। तो इसको हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। देखिए दोस्तों, पहले आप समझ लीजिए कि भाई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 होता क्या है। देखिए, इस कानून को लागू करने वाला कोई भी राष्ट्र है वो अपने नागरिकों को समस्त कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। ठीक है ना। तो जो भी राष्ट्र इस कानून को लागू करेगा तो वो अपने नागरिकों के लिए अपने जितने भी कार्य है और शासन प्रणाली है उसको सार्वजनिक करना उसके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये हमारे देश में 12 अक्टूबर 2005, इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 12 अक्टूबर 2005। हालांकि इस पर हम MCQ भी सॉल्व करेंगे आगे जाके। तो 12 अक्टूबर 2005 से दोस्तों यह कानून हमारे पूरे देश में लागू हो गया है। ठीक है ना दोस्तों, इसको 11 मई 2005 को लोकसभा में तथा 12 मई 2005 को राज्यसभा में पास किया गया था और 15 जून 2005 को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। ठीक है ना। और उसके बाद 12 अक्टूबर 2005 को यह पूरे देश में लागू हो गया था। ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है और वैसे भी हम इसके बारे में अभी डिस्कस करने ही वाले हैं इन MCQ में। ठीक है ना। तो देखिए, आप पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं और अध्याय हैं। आपको बताना है कि कुल कितनी धाराएं और कितनी अध्याय हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल 21 धाराएं, 6 अध्याय और 2 अनुसूचियां। ठीक, तो उस हिसाब से देखें तो 21 धाराएं और 6 अध्याय हैं, तो 31 धाराएं और 6 अध्याय हैं। तो ये सही होना चाहिए। यहाँ पर ये 5 गलत छपाई दोस्तों, क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है ना। इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। तो ध्यान रहे, सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल 31 धाराएं हैं, 6 अध्याय हैं और 2 अनुसूचियां हैं। इनको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपको बताने हैं। देखिए, सरकार के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना, प्राधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट करना, सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना या सभी। तो देखिए दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के ये सभी मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है ना, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि सरकार के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लानी है, ट्रांसपेरेंसी बरतनी है, जितने भी कार्य हैं या जो भी आपके शासन से संबंधित जो कार्य हैं उनको आपने सार्वजनिक करना है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी है। ठीक है ना, जवाबदेही स्पष्ट करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट है सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना है, यानी भ्रष्टाचार से दूर रखना है। ठीक है ना, चीज़ों को, यानी भ्रष्टाचार मुक्त करना है शासन को। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ओके। इसके बाद देखिए दोस्तों, RTI संसद में कब पारित किया गया। देखिए, RTI संसद में दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था 12 मई 2005 को पारित किया गया। वैसे तो अगर इसको डिस्कस किया जाए तो 11 मई 2005 को ये लोकसभा में और 12 मई 2005 को राज्यसभा में पारित हुआ। तो संसद में एक तरीके से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपका ये 15 मई 2005 को पारित हो गया था। ठीक, इसके बाद RTI को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली। RTI को राष्ट्रपति की मंजूरी अभी हमने बताया दोस्तों 15 जून 2005 को RTI को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। ठीक है ना। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पारित हुआ था 2002 में। 2002 में देखिए दोस्तों ये पारित हुआ था। ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि भाई सूचना का स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया था। ये किया गया था 2002 में। ओके। इसके बाद भारत में RTI 2005 कब लागू किया गया, अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को RTI को पूरे भारत में यानी हमारे पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, RTI
राष्ट्रीय स्तर में लागू होने से पहले कितने राज्यों में लागू था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों 9, यानी राष्ट्रीय स्तर पे यह कानून लागू होने से पहले दोस्तों यह 9 राज्यों में पहले से ही लागू था। इसमें सबसे पहले आते हैं तमिलनाडु और गोवा। तो कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे पहले जो आरटीआई है वो कहाँ लागू हुआ, यानी कि राजकीय स्तर पे आरटीआई कहाँ लागू हुआ था? तो दोस्तों तमिलनाडु और गोवा में 1997 में यह लागू हो गया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले सूचना का अधिकार 1766 में कब लागू हुआ? विश्व में सबसे पहले किसने आरटीआई 1766 लागू किया, यानी 1766 में किस देश में ये लागू हुआ था? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों स्वीडन। देखिए स्वीडन में 1766 में विश्व में सबसे पहले आरटीआई लागू हुआ, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों तत्काल और निशुल्क सूचना देने का प्रावधान है। स्वीडन में 1766 में जो आरटीआई लागू हुआ है उसमें आप तत्काल और निशुल्क सूचना दी जाती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा एनालिटिक है, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य में क्या सही नहीं है? ठीक, भ्रष्टाचार को रोकना, बिल्कुल इसमें इसके अंतर्गत ये आता है। सरकार का दक्ष प्रचालन सुनिश्चित करना, बिल्कुल जो सरकार है वो सही तरीके से कार्य कर रही नहीं कर रही है तो इसको भी सुनिश्चित करना आरटीआई के अंतर्गत आता है। लोकतंत्रात्मक आदर्श की संप्रभुता को बनाए रखना, बिल्कुल सही है। और अगला आता है जनता की गरीबी को दूर करना। तो जनता की गरीबी को दूर करने से इसका कोई भी संबंध नहीं है दोस्तों, तो इसका डी ऑप्शन राइट है। इसके बाद देखिए दोस्तों आरटीआई 2005 के तहत नागरिकों को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है। ठीक, तो पहला देखिए दोस्तों सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। इसके तहत आप सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सरकार निर्णय की प्रति प्राप्त करना, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण करना, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल की सूचना प्राप्त करना, इसमें देखिए दोस्तों केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल की सूचना प्राप्त करना आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों सीपीआरएफ यानी कि केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल, ठीक है ना, सीआरपीएफ आई मीन टू से सॉरी, सीआरपीएफ में देखिए दोस्तों जो ये सूचनाएं होती हैं ये आपकी गोपनीयता के अंतर्गत में आती हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आरटीआई के अंतर्गत कई ऐसे गोपनीय प्रावधान हैं जिनको आप आरटीआई के तहत पर प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे सीआरपीएफ में जो ऐसी सूचनाएं हो सकती हैं दोस्तों कि अगर वो आपको दी जाएंगी या अगर कोई सामान्य या अगर वो सार्वजनिक की जाएंगी तो हो सकता है कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए। तो ऐसी जो सूचनाएं हैं वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं मान्य है। तो इसलिए जो केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल है इसकी सूचना प्राप्त करना आरटीआई के तहत पे पॉसिबल नहीं है। यह नागरिकों को इस तरह की शक्तियां प्राप्त नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि फिर अभी उसी पर बेस्ड है, आरटीआई निम्न पर पारित नहीं होता। सरकारी निर्णय की प्रति प्राप्त करना वो आप कर सकते हैं, सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण भी कर सकते हैं, लेकिन गोपनीयता अधिनियम 1923 के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वहाँ पर आरटीआई का अधिनियम दोस्तों पारित नहीं होता है। क्योंकि ऐसे कुछ अगर आप गोपनीय वस्तुएं हैं या गोपनीय दस्तावेज को अगर आप सार्वजनिक करेंगे तो इससे हो सकता है कि जो देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं गोपनीयता अधिनियम के अंतर्गत आती हैं उनके अंतर्गत दोस्तों आरटीआई अधिनियम नहीं लगता है, यानी आरटीआई नियम पारित नहीं होता है, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों यदि सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित है तो कब तक सूचना आपूर्ति की जाएगी दोस्तों? वैसे देखिए दोस्तों प्रावधान ये है कि अगर जब आप सूचना का अधिकार के तहत पर आप जब आवेदन करते हैं तो आवेदन की डेट से 30 दिनों के अंतर्गत सूचना देनी होती है ना। लेकिन
अगर कोई सूचना व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित होगी तो उस सूचना को आपको 48 घंटे के भीतर देना होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो यदि सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित है तो वह सूचना आपूर्ति मिनिमम हम कह सकते हैं 48 घंटा, मतलब आई मीन टू से मैक्सिमम आप क्या करेंगे 48 घंटे के अंतर्गत आप सूचना दे देंगे, ठीक है ना। इसके बाद सूचना देने न देने पर प्रत्येक दिन का कितना दंड होता है। देखिए दोस्तों, अगर सूचना नहीं देंगे तो प्रत्येक दिन का जो दंड होता है वो 250 रुपये होता है। 250 रुपये पर डे के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है सूचना के प्रावधान के अंतर्गत, ठीक है ना। तो RTI के एक्ट के अंतर्गत ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला दोस्तों, यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से हो तो कितने दिन के भीतर सूचना मिलेगी। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको लिबर्टी मिल जाती है RTI में, तो इसके अंतर्गत 45 दिन का समय मिलता है। यदि सूचना के संबंध में मानव अधिकार का उल्लंघन हो तो इसमें आपको 45 दिन के अंदर सूचना देनी होती है, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क कितना होता है। दोस्तों, सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क 10 रुपये होता है, ठीक है ना। जो 10 रुपये है आप लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को या देय मांग पत्र होता है या बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर या फिर नॉन जुडिशियल स्टाम्प चालान के माध्यम से भेज सकते हैं। ओके, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि भाई सूचना प्राप्त करने हेतु जो आवेदन शुल्क है वो कितना होता है दोस्तों, 10 रुपये होता है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क किसे नहीं देना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पुलिस को, मंत्रियों को, गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों को या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को, यानी BPL श्रेणी के लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों उनको गरीबी रेखा से नीचे रहने के स्तर का होने का उनको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी उनको BPL प्रमाण पत्र अपना दिखाना होगा, तभी ये मान्य होगा। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रतिलिपि के कितने रुपए की धनराशि जमा करनी होती है। दोस्तों देखिए, अगर आप सूचना के अतिरिक्त अगर आपको कोई प्रतिलिपि चाहिए या आपको फोटोकॉपी चाहिए तो उस पर आपको पर पेज 2 रुपये कीमत अदा करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपका A4 साइज़ का पेपर है या A3 साइज़ का पेपर है, उसके लिए 2 रुपये की कीमत अदा करनी पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन अगर दोस्तों बड़े आकार का कागज़ है या सपोज करो आपने कोई बड़ा मैप की, अगर सपोज करो आपने कॉपी मांगी, तो भाई जो उसका वास्तविक व्यय होगा या प्रभार होगा, जो भी उसका मार्केट मूल्य होगा, वो आपको दोस्तों चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप कोई नमूना है या मॉडल है तो उसकी वास्तविक लागत अथवा जो भी कीमत होगी वो चुकानी पड़ती है, ठीक है ना। वैसे हम जनरली क्या करते हैं, फोटोकॉपी ही मांगते हैं या जो A4 या A3 साइज़ में होती है तो उसके आपको क्या पड़ता है, 2 रुपये पर पन्ना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आप बड़े बड़े मैप्स भी आप मांग सकते हैं सूचना के अधिकार के तहत पे, या आप कोई नमूने या मॉडल की भी मांग कर सकते हैं। तो जितना उनका वास्तविक व्यय आएगा बाजार में तो उतना आपको चुकाना पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर आप डिस्क या फ्लॉपी के माध्यम से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक डिस्क या फ्लॉपी के आपको 50 रुपये पड़ते हैं, ठीक है ना। और ऐसी कोई सपोज करो मुद्रित रूप में की गई सूचना के लिए या ऐसे प्रकाशन के लिए नियत मूल्य की आपको क्या करती है, जैसे फोटोकॉपी की जरूरत पड़ती है तो आपको 2 रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से पड़ते हैं। तो इनको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो इसी पर बेस्ड है। सूचना प्राप्त करने के लिए अगर CD फ्लॉपी के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी दोस्तों, 50 रुपए की आवश्यकता होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, RTI से अभिप्रेत इस अधिनियम के तहत पहुंचने योग्य सूचना का अधिकार है जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या नियंत्रित किया जाता है परंतु इस अधिकार में शामिल नहीं है, ठीक है। क्या क्या शामिल नहीं है आपको बताना है। दस्तावेज या अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करना, बिल्कुल आप प्राप्त कर सकते हैं। दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षण करना, वो भी आप कर सकते हैं।
दस्तावेज या अभिलेखों को बरामद करना या जब्त करना नहीं, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप उनकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं, आप उनके अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं, बट ये नहीं कि आप उन दस्तावेज या अभिलेखों को ही उठा लाएं या उनको जब्त कर ले, ठीक है ना। सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना ये भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से सी आपका गलत है, इसका मतलब वो राइट है, ठीक। इसके बाद आवेदक सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध में कौन सी भाषा, मतलब ये सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कौन सी भाषा में कर सकता है। देखिए दोस्तों, इसके लिए आप हिंदी, अंग्रेजी या शासकीय जो भी भाषा है, आप तीनों में से कोई भी एक में आप अनुरोध कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है तीनों में से कोई भी। आप हिंदी में भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, और या फिर जो भी आपकी शासकीय भाषा होगी उस पर आप अनुरोध कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आवेदक कौन सी से साधन से निवेदन करेगा। आपको बताना है कि वो कौन से साधन से निवेदन करेगा, अगर या मौखिक से करेगा, अगर वो गूंगा होने की दशा में इशारों द्वारा आवेदन करेगा, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधन से, टेलीफोन या मोबाइल से, या उपरोक्त में से किसी भी साधन द्वारा। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि जो आरटीआई है, आरटीआई में जो आवेदन होता है वो आज के समय पे लिखित होता है, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक साधन की मदद से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो या तो आप लिखित करिए या इलेक्ट्रॉनिक साधन से, कहने का मतलब है ईमेल के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो देखिए दोस्तों, सामान्यतः प्रथम अपील को अपील की प्राप्ति के कितने दिन के भीतर निस्तारित किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो प्रथम अपील होती है उसको 30 दिन के अंतर्गत निस्तारित किया जाता है, ओके। तो दोस्तों, अगर कोई आवेदक को सूचना 30 दिन के अंतर्गत नहीं मिलती है, या फिर अगर वो उसके किसी की स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसको 48 घंटे के अंतर्गत नहीं मिलती है, या फिर वो दी गई सूचना से दोस्तों संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रथम अपीली अधिकारी के पास जा सकता है, ठीक है ना। तो प्रथम अपीली अधिकारी के पास जाने के बाद में उसको कितनी है, जैसे कि अगर सोचो कि अगर आपके लोक सूचना अधिकारी है, यानी कि हम उसको बोलते हैं पीआईओ अगर 30 दिन के अंतर्गत सूचना नहीं देता है, या अगर वो दे भी देता है और अगर जो आवेदक है वो इसकी सूचना से असंतुष्ट है, तो वह सूचना प्राप्ति के 30 दिन बाद तक, ठीक है ना, 30 दिन बाद तक प्रथम अपीली अधिकारी से अपील कर सकता है, ठीक है ना। यानी जिसको हम बोलते हैं एफएए, यानी एफएए पर वो अपील कर सकता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फर्स्ट एपिलेटेड अथॉरिटी, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी होता है, इस पर वो आपका यानी प्रथम अपीली अधिकारी पर वो या प्राधिकारी पर जब वो सूचना के लिए मांगता है, तो इसके बाद ये भी क्या करेगा, 30 दिन का समय देगा, ठीक है ना। तो अगर उसको सूचना 30 दिन के अंतर्गत प्राप्त हो गई और अगर वो इस सूचना से भी संतुष्ट नहीं है दोस्तों, तो वो द्वितीय अपीली अधिकारी यानी कि राज्य सूचना आयोग के पास जा सकता है, ओके। राज्य सूचना आयोग के पास जा सकता है। इसके लिए उसको दोस्तों 90 दिन का समय मिलता है, ठीक है ना। 90 दिन का समय मतलब जब एफएए की सूचना प्राप्त होने के बाद 90 दिन का समय मिलता है। तो उसके बाद जो आवेदक है, अगर वो प्रथम अपीली अधिकारी की सूचना से भी अगर वो संतुष्ट नहीं है, तो द्वितीय अपीली अधिकारी यानी राज्य सूचना आयोग में अपनी अपील को यानी आगे सूचना मांग सकता है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 के अंतर्गत कौन करेगा। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन केंद्र सरकार करती है धारा 12 के अंतर्गत, ठीक है ना। इसके बाद राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो राज्य सूचना आयोग है, इनका गठन धारा 15 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है ना। तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 के अंतर्गत किया जाता है, जबकि राज्य सूचना आयोग का गठन धारा 15 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन,
मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देखिए दोस्तों, इस समय पे देश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। विमल जुल्का, इससे पहले विमल जुल्का थे, और जो बाकी जो दो हैं उदय माहुरकर और सरोज मुन्हानी, ये आपके क्या हैं, सूचना आयुक्त हैं। ये आपके टोटल मिला के जो 10 सदस्य होते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत एक होता है मुख्य सूचना आयुक्त और बाकी के क्या होते हैं, सूचना आयुक्त होते हैं। तो इसमें अभी यशवर्धन कुमार सिन्हा देश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, तो इसको क्या बोलता है, CIC, ठीक है ना, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है ना। तो मुख्य सूचना आयुक्त इस समय पे देश के दोस्तों यशवर्धन कुमार सिन्हा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस समय पे देखिए दोस्तों, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों, अब इसमें जो बाकी हैं ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। RS टोलिया, जो कि हमारे उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, RS टोलिया थे। अभी हाल में ही इनका निधन भी हुआ था कुछ समय पहले, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और जो ये JP ममगई और नृप सिंह नपच्याल हैं, ये भी आपके सूचना आयुक्त हैं, ठीक है ना। ये मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है, लेकिन उत्तराखंड राज्य में सूचना आयुक्त हैं, इनका भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो कौन है दोस्तों? अभी शत्रुघ्न सिन्हा। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि हैं बौद्धिक संपदा पर आधारित, ठीक है ना दोस्तों। तो पहले देखिए दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं बौद्धिक संपदा संरक्षण होता क्या है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मनुष्य अपनी बुद्धि से कई तरह के आविष्कार और नई रचनाओं को जन्म देता है, ठीक है ना। तो उन विशेष आविष्कारों पर उसका क्या होता है दोस्तों? पूरा अधिकार होता है। और अगर उसका हम अधिकारों का संरक्षण करें तो वही दोस्तों क्या कहलाता है? बौद्धिक संपदा संरक्षण, या हम उसको कह सकते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई मौलिक रूप से कोई रचना करते हैं तो इस रचना को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अगर गैर कानूनी तरीके से अपने लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह रचनाकार के अधिकारों का क्या बन जाता है दोस्तों? हनन बन जाता है। तो इसके लिए आपको बौद्धिक संपदा संरक्षण की आवश्यकता हो जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको समझ में आएगा होगा कि भाई बौद्धिक संपदा संरक्षण क्या है। बौद्धिक संपदा को अगर हम बात करेंगे इंग्लिश में तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कुछ संरक्षण के नियम हैं, इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। MCQ ही बनाए तो MCQ को ही डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का गठन UN द्वारा कब किया गया? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि भाई जो बौद्धिक संपदा संगठन है इसकी स्थापना सबसे पहले यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई थी दोस्तों। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। 1967 में जो UNO है उन्होंने WIPO, इसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। WIPO मीन्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ओके, तो इसका गठन देखिए दोस्तों क्यों किया गया था दोस्तों? जो रचनात्मक गतिविधियां हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए इसको, या हम कह सकते हैं विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, WIPO का मुख्यालय कहां है? देखिए दोस्तों, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है दोस्तों जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। इसके बाद वर्तमान में WIPO में कितने देश सदस्य हैं दोस्तों? इस समय इस संगठन में 193 देश जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। भारत इसमें 1975 में आया था। तो यहां पर अगला क्वेश्चन वही है दोस्तों, भारत इसका सदस्य कब बना दोस्तों? इसका भारत सदस्य 1975 में बना, ठीक।
इसके बाद देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा में अधिकार आते हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से अधिकार आते हैं। देखिए दोस्तों, बौद्धिक संपदा के अंतर्गत कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इस टाइप के सभी अधिकार आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा भी देखिए दोस्तों, जैसे होता है औद्योगिक डिज़ाइन, भौगोलिक संकेत, ठीक है ना, इस टाइप के सारे अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कॉपीराइट, जैसे आपने काफ़ी नाम सुना होगा भाई कॉपीराइट, तो कॉपीराइट के अंतर्गत जैसे क्या है, जैसे किताबें हैं, चित्रकला, और आपका जैसे सिनेमा का होता है, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है ना, और मानचित्र है, तो इन सभी को इसमें क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे हम कहते हैं ना कि इसने हमसे कॉपीराइट कर लिया, जैसे आपने कोई म्यूजिक है, अगर आपने उसको अपने बैकग्राउंड में यूज़ कर लिया तो वो कॉपीराइट के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कॉपीराइट भी आपका क्या है, बौद्धिक संपदा के अधिकारों के अंतर्गत आता है। यानी कि आपको अधिकार है कि जो आपने रचना या कला या आपने कोई किताब अगर आपने लिखी है तो उसको कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके अंतर भी दोस्तों इसके अंतर्गत भी दोस्तों दो टाइप के अधिकार आते हैं। एक आते हैं आर्थिक अधिकार और दूसरा आता है नैतिक अधिकार। आर्थिक अधिकार में क्या होगा दोस्तों कि इसके तहत व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसके कृति का उपयोग करने के बदले में क्या दे दिया जाएगा, वित्तीय पारितोषिक दे दिया जाएगा, यानी पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने सपोज करो मेरे नोट्स अगर आप कहीं यूज कर रहे हैं तो उसके बदले में आप क्या करेंगे, मुझे कुछ वित्तीय पारितोषिक दे देंगे, ठीक है ना, कुछ यानी मानहानि या जो भी आप पैसा है वो दे दिया जाएगा, ठीक है ना। दूसरे में आपका क्या होगा, नैतिक अधिकार होगा। इसके तहत पे क्या होगा कि भाई जो भी रचनाकार होगा या लेखक होगा उसके गैर आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत आप समझ गए कि भाई कॉपीराइट के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगला होता है पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई आविष्कार होता है तब आविष्कारकर्ता को उसके लिए दिए जाने वाला जो अनन्य अधिकार होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, पेटेंट कहलाता है, ठीक है ना। तो पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी जो अवधि होती है दोस्तों जनरली 20 साल के लिए होती है। यानी जब से आपने पेटेंट दर्ज किया तो उससे आपको क्या होता है, 20 साल की आपको अवधि मिलती है, ठीक है ना। तो आप उसको ध्यान में रखना है कि जो आपके आविष्कार होते हैं तो उसके लिए आपको जो आपने कोई भी अगर आविष्कार किया है तो उसके लिए आपको आपका अनन्य उसमें अधिकार है, तो उसी अधिकार को आप क्या बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगला क्या है दोस्तों, ट्रेडमार्क, ठीक है ना। तो भाई ट्रेडमार्क का मतलब क्या है कि भाई एक ऐसा चिन्ह जिससे किसी उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से पृथक किया जा सकता है, उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क, ठीक है ना। तो ट्रेडमार्क जनरली होता है क्या है कि जैसे कोई एक शब्द या शब्दों का समूह हो सकता है, अक्षर या संख्याओं का समूह भी हो सकता है, कोई चित्र भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल चित्र भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है, ठीक। तो इसका भी आपको क्या है, अधिकार है, ठीक। इसी तरह से दोस्तों औद्योगिक डिजाइन होता है। तो औद्योगिक डिजाइन के लिए तो दोस्तों डिजाइन अधिनियम 2000 बना हुआ है, ठीक। तो उसमें भी क्या होता है कि आपको जैसे कोई आकार है या कोई आपका विन्यास है या कोई आपका रेखा या वर्णों का संगठन है, ठीक है ना, जिसके द्वारा आप कोई ऐसी वस्तु को प्रयुक्त करें तो आप उसका भी क्या रखते हैं, या आप कोई भी आप त्रिविमीय रूप है इस टाइप से जैसे 3 डायमेंशन फिगर है तो आप उसका भी क्या करते हैं, आप उसका एक तरीके से अधिकार रखते हैं कि आपके डिजाइन को कोई चुरा ना ले, ठीक। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना है कि ये सारे क्या है, अधिकार है। इसी तरह से दोस्तों भौगोलिक संकेत भी आते हैं, ठीक। तो ये बौद्धिक संपदा के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों क्या है, डी है, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पेटेंट अधिनियम भारत में कब बना। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो 1911 में वैसे भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम बनाया गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1970 में पेटेंट अधिनियम बना और इसको 1972 में देश में लागू किया गया। तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपको ध्यान में रखनी है, पेटेंट अधिनियम 1970, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखा जाए तो 2002 में और 2005 में फिर संशोधन भी किए गए हैं, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है कि जो पेटेंट अधिनियम है उसमें संशोधन कब हुआ, वो हुआ था 2002 और 2005 में, ठीक है ना। तो पेटेंट का आप समझ में आ गया है कि भाई अब जैसे 2005 में भी देखिए दोस्तों संशोधन किया गया है, क्या किया गया है, जैसे प्रोडक्ट पेटेंट की बात की गई है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट पेटेंट में जैसे क्या होता है, जैसे कोई खाद्य पदार्थ है या दवा निर्माण सामग्री है तो उसके क्षेत्र में भी इसको क्या कर दिया गया है, विस्तृत कर दिया गया है, ठीक है ना। तो पेटेंट ना सिर्फ आविष्कार, तो अब आपका क्या है कि प्रोडक्ट पेटेंट भी इसके अंतर्गत आ चुका है, ठीक। इसके अलावा अगला ट्रेडमार्क अधिनियम। ट्रेडमार्क अधिनियम दोस्तों भारत में 1999 में आया, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको बोला ट्रेडमार्क एक्ट में क्या होगा, जैसे कोई शब्द है, चिन्ह है, ध्वनि, रंग, वस्तु का आकार, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक।
इसके बाद कॉपीराइट अधिनियम, देखिए कॉपीराइट अधिनियम दोस्तों आया था 1957 में, ठीक। तो 1957 में कॉपीराइट अधिनियम बनके जो भी आपके बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए इस कानून को देश भर में 1957 को लागू किया गया। अभी अब मैंने आपको बताया कि जो कॉपीराइट है वो किस किस के अंतर्गत आता है, जैसे आप कोई किताब है या आपका कोई सॉन्ग है, ठीक है ना, संगीत है, उस पर आप क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट अपना लगा सकते हैं। तो कॉपीराइट अधिनियम 1957, ठीक। अब इसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो कि मैंने अभी बताया था आपको, वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब आया। देखिए दोस्तों यह जो अधिनियम है वैसे तो दोस्तों कब आया, 1999 में। तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो भौगोलिक संकेत है, तो ये दोस्तों ये कानून यह सुनिश्चित करता है कि कोई पंजीकृत उपयोगकर्ता के अतिरिक्त कोई भी उस प्रचलित उत्पाद के नाम का प्रयोग ना कर सके, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आपने सपोज करो किसी नाम का आपने पंजीकरण कराया है, या फिर सपोज करो हमने कोई भी एक फेमस कोई आपका ब्रांड है, कोई और उस नाम का उपयोग ना कर सके, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वस्तुओं के भौगोलिक संकेत, ठीक है ना। तो आपका नाम वहाँ पर पंजीकृत है ऑलरेडी, अब आप ही के नाम से कोई दूसरा, आपके प्रोडक्ट के नाम से कोई दूसरा अपने प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, तो वो आपका किस में आ जाएगा भाई, वस्तुओं के भौगोलिक संकेत या पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये कानून कब हुआ दोस्तों, 1999 में, ठीक। इसके बाद अभी हमने डिस्कस किया था डिजाइन अधिनियम। डिजाइन अधिनियम कब आया दोस्तों, 2000 में, ठीक है ना। तो भाई जितने भी औद्योगिक डिजाइन है उनको ये संरक्षण प्रदान करता है, ठीक। इसके बाद अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन के दोस्तों एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, इसको कब मंजूरी मिली दोस्तों, 12 मई 2016 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी दी, ठीक है ना। तो इस अधिकार नीति के तहत में क्या होता है, भारत में जितने भी बौद्धिक संपदा के संरक्षण को, बौद्धिक संपदा को क्या दिया जाता है दोस्तों, संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ और क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। देखिए दोस्तों भारत की जो रैंकिंग है वो है 40वीं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान में रहे कि इसमें टोटल कितने देश थे, 53 देश में। तो 53 देशों में से 40वीं रैंक है, जो कि काफी एक तरीके से कह सकते हैं कि काफी निराशाजनक है, ठीक है ना। तो इस समय पे मतलब जो भारत है, भारत की रैंकिंग आपकी कितनी है, 40 है आउट ऑफ 53, ठीक है ना। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके बाद अगला मराकेश संधि कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बौद्धिक संपदा से जुड़ी हुई है। देखिए दोस्तों ये संधि हुई थी 2013 में। अब इस संधि के मुताबिक क्या है कि अगर कोई किताब को अगर आप ब्रेल लिपि में छापते हैं तो इससे बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो इस संधि को जो दोस्तों अपनाने वाला जो पहला देश था वो कौन था, भारत। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो कई बार होता है क्या है कि अगर सपोज करो आपने कोई बुक बनाई, अगर उसको कोई ब्रेल लिपि में छापना चाह रहा है तो वो उस पर कॉपीराइट नहीं लगा सकता, ठीक है ना। तो इस मराकेश संधि में यही है कि आपकी जो बुक है अगर कोई ब्रेल लिपि में छापना चाहता है तो वो छाप सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है मराकेश संधि आपकी 2013 में। भारत में इस संधि को अपनाने वाला जो पहला देश है वो कौन है, भारत। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन, पेरिस कन्वेंशन कब हुआ था। देखिए दोस्तों पेरिस कन्वेंशन भी आपका वैसे ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, आविष्कार के पेटेंट से संबंधित था, ठीक है ना। दोस्तों ये हुआ था 1883 में। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि कितनी होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि पेटेंट दर्ज कराने की तिथि से 20 साल तक आपको पेटेंट का अधिकार बना रहेगा, ठीक। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन, मुख्य सूचना आयुक्त के रिटायरमेंट की आयु क्या है। तो देखिए दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त के रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है, 5 साल,
वैसे देखा जाए मतलब रिटायरमेंट की जो एज है वो तो 65 है और जो ड्यूरेशन रहती है वो क्या रहती है दोस्तों 5 साल। तो अगर वो 65 या 5 साल जो भी पहले पूरे हो जाएंगे वो रिटायर हो जाएगा। कि अगर दोस्तों अगर वो 58 साल की उम्र में लगेगा तो भाई 63 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाएगा। अगर वो 62 साल की उम्र में लगेगा तो भी वो 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा, चाहे उसकी वर्ष की अवधि 3 साल ही हो। ठीक है ना। तो भाई 5 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो मुख्य सूचना आयुक्त के रिटायरमेंट की एज होती है। इसको आपने ध्यान में रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें बौद्धिक संपदा और सूचना के अधिकार से जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आ सकते थे वो मैंने यहाँ पर मेंशन या आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसके क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।